हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन और राजनीतिक जीवन में अध्याय जो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया है, हाशिया कर्ण से निपटारा या हाशिया कर्ण। आज हम उसी का अपना अगला अध्याय करेंगे, जिसमें आपको पहले जो गृह कार्य दिया गया था, कुछ बच्चों ने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप पर भेजा है और कुछ ने उसको नहीं किया। तो बेटा, जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं वो सीरियसली होकर उस काम को करें और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साझा करें। आज हम अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हाशिया कर्ण का निपटारा कैसे हो सकता है उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो हाशिया कर्ण से निपटार। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता और भेदभाव के उनके अनुभव के बारे में पढ़ा था। ये समूह बच्चों, चाहे पहले कितने ही अपने अनुभव और उनके बारे में हमने जो जानकारी ली है, ये समूह भले ही कितने ही कम ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अलग अलग ये साबित कर दिया कि औरों के वर्चस्व का जैसे विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता ऐसा था जो उन लोगों ने नहीं चुना होगा? यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। आज़ादी के बाद से ही इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी होती रही हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल दिया गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित समूह, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह या दलित ये दलील देते रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार इस संविधान ने दिए हैं और उनको मिलने चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा की हमेशा मांग की है। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा भी लिया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह से लेते हैं। जैसे हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है कि उन्होंने कानूनी सहायता लेकर किस प्रकार से अपने अधिकार लिए हैं। आज हम इस अध्याय में भी ये देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर होने वाले शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार। आप सभी जानते होंगे बच्चों, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि मौलिक अधिकार पर प्रत्येक भारतवासी को दिए गए हैं। इस पुस्तक में पहले अध्याय में भी आप पढ़ चुके हो। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित करना और यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात साबित करते हैं। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध हैं। जहाँ तक बात हम कर रहे हैं हाशियाई तबकों की, तो उनमें भी इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ अन्याय पर होने वाले अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए नए कानून बनाने पड़े हैं। तो ये जो मौलिक अधिकारों का हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसके देखते हुए सरकार को जो है नए नए कानून बनाने पड़े हैं समय की ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग करने से
नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। इसका मतलब है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सभी जानते हो हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र देश में है तो सरकार लोकतांत्रिक हुई, और जो है इस तरह का जो आचरण है उसको लोकतांत्रिक सरकार में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप अपनी पिछली कक्षा में समानता पर केंद्रित जो आपने अध्याय पढ़ा था, जो लेसन किया था, उसमें आप इस समानता के बारे में पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। दलित शब्द का क्या मतलब होता है, कभी आपने सोचा है? दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद ही चुना है। ये उनके द्वारा चुना गया शब्द ही है। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराकर यही दर्शाने की कोशिश की है। इस बात पर हमेशा जोर दिया गया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय दिलाए। इसी तरह बेटा एक अपना जो तबका है मुसलमानों और अल्पसंख्यकों समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हर जगह भरसक इस्तेमाल किया है, उनका सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म और संस्कृति का पालन कर सकते हैं। ये हमारा लोकतंत्र कहता है, जो संविधान में उचित प्रकार से वर्णित है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व होता है और न ही वह नष्ट होता है। तो आप क्या समझे? जैसे अगर उनको उनकी संस्कृति और धार्मिक समूहों की संस्कृति की सुरक्षा का जो अधिकार दिया गया है, उससे वो दोनों तरह से सुरक्षा में महसूस करते हैं। ना तो उन लोगों की संस्कृति खत्म होगी और ना ही जो बहुसंख्यक समुदाय है उनके सामने उनका वर्चस्व कम होगा। इस प्रकार आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम एक कविता जो अपने महाराष्ट्र में विख्यात भगत कवयित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है, वह 14वीं शताब्दी में जाने माने भक्त कवि चोखमेला की पत्नी थी। सोयराबाई के बारे में आपको जो बताया गया है, लेखक ने क्या कहा है कि वो महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। काया है, दूषित कहना है उनको, और केवल आत्मा के बेदाग लेकिन दूषित काया पैदा होती है। काया के भीतर ही अनुष्ठान है, कौन सा है जिससे शुद्ध काया। इस प्रकार की पंक्तियों के साथ कवयित्री ने जो है अपनी कविता की रचना की है, और अपने दलित वर्ग से होने से जो उसको कुंठा हुई, उसने उन शब्दों को अपने भाव में वर्णित किया। इस कविता में सोया राय शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है। भगवान ने सबको बराबर का हाथ, पैर और सारे शरीर के हिस्से दिए हैं, इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक ही देव को ज़्यादा और दूसरे व्यक्ति को कम दी गई हो। इस प्रकार से देह को कम शुद्ध बना दे। संभवतः हो गई खत्म वीडियो आपकी? वीडियो खत्म हो गई?